बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्लाह खान हूँ। शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर गौहर खान के दरमियान जो एक नुक्ता नज़र का इख्तलाफ था, उस पर तो कल सारा दिन बहस होती रही। यानी अदलिया पर तनकीद करनी है या नहीं करनी, चीफ जस्टिस काजी फैसल पर अदम एतमाद का इजहार करना है या नहीं करना, उस पर तो बहुत बहस हो गई। उस पर शेर अफजल मरवत का नुक्ता नज़र अपना है, बैरिस्टर गौहर और उनके कुछ हम ख्याल लोगों का अपना है। उस पर तो हम कल बहुत बहस कर चुके। लेकिन मैं इन दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस से चंद नुक्ते अखज़ कर पाया हूँ कि और बहुत ही अहम नुक्ते जो एक नुक्ता तो ख़ास तौर पर बैरिस्टर गौहर ने उठाया और उन्होंने एक नुक्ते की तरफ इशारा किया कि अगर बल्ले का निशान ले लिया जाएगा, यानी अब आप थोड़ी देर के लिए वो बहस ख़त्म हो गई या उस बहस को छोड़ दें। अब मैं कुछ और निकात की तरफ बात कर रहा हूँ जो इन्हीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल कर सामने आए हैं। मसलन बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि अगर बल्ले का निशान ले लिया गया तो एक आईनी बहरान पैदा हो जाएगा। वो कैसे? बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है। वो कहते हैं जनाब कि 227 मखसूस नशस्तें हैं सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली की मिलाकर, यानी कौमी असम्बली में तकरीबन 66 खवातीन की और माइनॉरिटीज़ की सीटें मिलाकर को 70 के करीब बनती हैं। इसी तरह से सूबाई असम्बलियों की भी माइनॉरिटीज़ की सीटें हैं और खवातीन की मखसूस नशस्तें हैं। ये नशस्तें याद रखिए कि पार्टी के पास जाती हैं, यानी पार्टी को उनकी जीती हुई नशस्तों के हिसाब से मिलती हैं। अब ये 277 नशस्तें या इनमें से बेशतर नशस्तें जो हैं वो हवा में मौलिक हो जाएंगी अगर एक पार्टी के पास बल्ले का उसका इंतखाबी निशान नहीं होगा, ये तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान नहीं होगा। अब आप सोचिए कि अगर एक इंतखाब में एक जमात से उसका निशान ले लिया जाए तो क्या होगा? उस जमात के जितने उम्मीदवार हैं वो सारे आज़ाद तसव्वुर होंगे और आज़ाद के तौर पर जाएंगे। यानी तहरीक इंसाफ के 266 उम्मीदवार जो हैं वो कौमी असम्बली में और यानी सूबाई असम्बलियों में मिलाकर 700-800 लोग जो हैं वो आज़ाद हैसियत में लड़ रहे होंगे। तो जब एक जमात के 700-800 बंदे आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं और वो फ़र्ज़ कीजिए कि वो जमात मकबूल जमात है और उस जमात के आज़ाद उम्मीदवार जीत जाते हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये 277 मखसूस नशस्तें कहाँ जाएंगी, या इनमें से उस पार्टी का जो शेयर बनता है। फ़र्ज़ कीजिए एक जमात आज़ाद उम्मीदवारों को खड़ा करती है, वो आज़ाद उम्मीदवार किसी असेंबली में बहुत बड़ी तादाद में आ जाते हैं। अब वो किसी और पार्टी में जाना भी नहीं चाहते क्योंकि वो तहरीक इंसाफ के थे या एक ऐसी जमात जिसका निशानों से वापस ले लिया गया है। तो उन 150 आज़ाद उम्मीदवारों के हिस्से की जो मखसूस नशस्तें हैं वो किसके पास जाएंगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया। बैरिस्टर गौहर ने इसको कैसे एलैबोरेट किया है, जरा इसको देख लीजिए। अगर आप बेट का निशान विथहोल्ड करेंगे तो 227 रिजर्व सीटें जो पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाती हैं, उसमें से 70 रिजर्व सीट नेशनल असम्बली की है और बाकी प्रोविंशियल असम्बलीज की है। उसमें से अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को निकालेंगे तो इनका बहुत बड़ा रोल होता है चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में। और अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी से उसका सिंबल लेते हैं और आप इलेक्शन को सब इंडिपेंडेंट कैंडिडेटों के तौर पे आप लड़ाते हैं तो आप करप्शन की बुनियाद रखते हैं। इस मुल्क में करप्शन अगर मजीद चलेगी और होगा तो इकानमी मजीद डूब जाएगी। इसलिए ये क्रिटिकल इलेक्शन है इस स्टेज पे जो होने जा रहे हैं, और हमारी ये दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट से कि बल्ले के केस को फौरन लिया जाए और इसके लिए बेंच कंस्टिट्यूट किया जाए और इसको जल्द से जल्द उस पर फैसला हो। अच्छा, ये तो वैसे गौहर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में से एक नुक्ता जो मुझे बड़ा अपीलिंग लगा और मैंने आपके सामने रख दिया। इसी तरह आप शेर अफजल मरवत की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी देखें। अगरचे वो काजी फैसल पर तनकीद कर रहे थे जो तहरीक इंसाफ चाहती है कि इस वक्त न किया जाए, या कम से कम हमें एक पार्टी के स्पोक्स पर्सन की तरफ से ये बताया गया। लेकिन एक नुक्ता उन्होंने बयान किया काजी फैसल साहब के हवाले से कि काजी फैसल तहरीक इंसाफ के लिए पर्सनल क्यों है। उनको ये लगता है, शेर अफजल मरवत को ये लगता है, या उनके हम ख्याल लोग जो जाहिर है जितने लोग उनके साथ बैठे हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़ी तादाद में, वो तो उनके हम ख्याल ही होंगे तभी वो उनके साथ बैठे हुए थे। वो लोग ये समझते हैं कि काजी फैसल साहब इसलिए पर्सनल हो गए क्योंकि काजी फाइज ईसा के खिलाफ तहरीक इंसाफ एक रेफरेंस लेकर आई थी। यानी काजी फाइज ईसा पर्सनल रीजंस की वजह से, कि उनके खिलाफ एक रेफरेंस आया था, उन पर्सनल रीजंस की वजह से इस तरह के फैसले कर रहे हैं। ये मानना है शेर अफजल मरवत का। क्या कहा है उन्होंने शेर अफजल मरवत ने, जरा ये सुन लीजिए। हम समझते हैं कि वो हमारे साथ रवा रखे गए रवैये हमारे ज़हन में हमें याद दिलाता है कि जब उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ और उनको पता है कि ये रेफरेंस
उस वक्त के जनरल बाजवा ने दायर किया था, जिसमें कलीदी किरदार जनरल फैज ने अदा किया था। लेकिन वो जब चीफ जस्टिस बने तो हमने इसको रिग्रेट किया। हम चाहते थे कि हम निजाम के साथ, अदालतों के साथ चले। अब साथ ही साथ शेर अफजल मरवत समझते हैं कि हम काजी फैसल साहब पर इमरान खान के कहने की वजह से अदम एतमाद का इजहार तो कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि हम अगर इस सब तनकीद करने के नतीजे में हम पर तौहीन अदालत होगी, ये तौहीन अदालत का नोटिस होगा, तो इससे हम डरने वाले नहीं हैं, झेलेंगे तौहीन अदालत के नोटिस को। शेर अफजल मरवत ने इस हवाले से क्या कहा अपनी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जरा ये भी सुन लें। अदालत ये न भूले कि तवीन अदालत के नोटिस जारी करके वकला को डराया जा सकता है। हम अदालतों की ताज़ीम करते हैं, इज्जत करते हैं, हम डरते नहीं अदालतों से। और ये ज़बान जो है, जो किसी भी जज साहब की है, वो जब तक आदाब और तहजीब के दायरे में होती है, हम दसगुना कोरन से बजा लाते हैं। लेकिन जहां पे वो तमस्खुर उड़ाएगी तो फिर हमारी जबान जो है, इसको कोई लगाम नहीं डाल सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बियाफ पे, इमरान खान साहब की बियाफ पे, हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का रिफाइनरी पर मुकम्मल अदम एतमाद का इजहार करते हैं। एक नुकता बहुत ही इंपॉर्टेंट उठाया उन्होंने, वो ये कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो आया था, और उस प्रोसीजर बिल में पहले एतराज़ ये था काजी फैसल साहब का कि जी उसके मुताबिक बेंच क्यों नहीं बनते। अब वो सवाल उठा रहे हैं कि अब तो ये बिल बन गया, अब तो आपने इसको वैलिडेट भी कर दिया, आपने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है, लेजिटिमाइज है, इसकी कानूनी हैसियत भी आपने साइन कर दी कि ज़बरदस्त हो गया, लेकिन अब उसके मुताबिक बेंच क्यों नहीं बन रहे। अब जस्टिस एजाजुल एहसन जो नंबर 3 पर इस वक्त सीनियर मोस्ट जज हैं, उनको शामिल क्यों नहीं किया जा रहा मुशावरत में, ये सवाल उठाया है काजी फैज ईसा ने। और वो कह रहे हैं कि इनको मुशावरत में शामिल, एजाजुल एहसन की मुशावरत से बेंच क्यों नहीं बन रहे, अब क्यों नहीं बन रहे। पहले तो काजी फैसल साहब क्या ये कहते थे, ये भी सुन ले जरा उन्होंने क्या कहा है। मियां नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ जाते जाते ये तोहफा भी दे गए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जिसके तहत सीनियर मोस्ट 3 जज साहिबान जो हैं वो बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो इसके लिए अपील बेंच जो थी, उसमें एजाजुल एहसन साहब की कोई राय जो है न ली गई, न कोई बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस हुई, और जिसपे फाजिल जज साहब ने लेटर भी लिखा। अच्छा, बिलावल साहब के हवाले से एक बहुत ही दिलचस्प बात हुई है। बिलावल साहब जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार बन गए हैं, लेकिन ये बहुत ही अनहोनी बात है। क्यों अनहोनी बात है, इस पर तो मैं आता हूँ और एक आपको 30 सेकंड का बहुत मज़े का क्लिप सुनवाऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं एक वजाहत आपको कर दूँ। मैं भूल गया कल भी ये कहना और आज इससे पहले वीडियो में भी, कि मैंने कुछ दिन पहले एक अपनी वीडियो के साथ एक छोटे से क्लिप अपना वीडियो का अटैच किया था, और मैंने कहा था कि जो लोग 4 मुल्कों के ट्रिप पर मेरे साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, 21 तारीख से ये ट्रिप जा रहा है, वो अपनी जो ख्वाहिश रखते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। लेकिन इस 2-3 रीज़न्स की वजह से इसको हमने थोड़ा सा पोस्टपोन मेरी दरख्वास्त पर उन्होंने बेसिकली किया है। और कुछ लोग के ये कह रहे थे कि जी टाइम बहुत कम है और इस मुख्तसर से वक्त में डॉक्यूमेंटेशन करना मुश्किल होगा, तो इसको 2-3 हफ्ते के लिए बढ़ा दें। फिर इलेक्शंस भी आ रहे थे, मैंने भी उनसे दरख्वास्त की कि अगर मेरे साथ आप जाना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा बढ़ा दें, तो इसको बढ़ाकर 21 जनवरी की बजाय 11 फरवरी पे ले जाया गया है। तो अब एक खासा टाइम मौजूद है आपके लिए डिसाइड करने के लिए भी, आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए भी। तो एक छोटा सा क्लिप मैंने रिकॉर्ड करवाया है जिसमें प्रोसेस आपको पता चल जाएगा। ज़रा ये देख लीजिए, 1 मिनट का क्लिप। जो लोग 4 मुल्कों के ट्रिप पर मेरे साथ ट्रैवल करना चाहते हैं या मेरी वजह से नहीं चलें, ख़ुद भी उसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहे हैं, तो वो ज़रा उनके लिए ये 1 मिनट का पैगाम है। फिर मैं वापस बिलावल पे आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं असदुल्ला खान हूँ। 4 मुल्कों का ये ट्रिप है, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और श्रीलंका। 10 दिन का ये ट्रिप है, 10 या 11 दिन का ये ट्रिप है। आप लोग जो मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं इस ट्रिप पर जा रहा हूँ इसी ग्रुप के साथ। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि आपको इतनी मसरूफियत के दौर में कुछ वक्त ज़रूर अपनी ट्रैवलिंग के लिए निकालना चाहिए।
और अपने जो आप पैसे कमाते हैं उसमें से ज़रूर कुछ ना कुछ पैसे अपनी ट्रैवलिंग पे खर्च करने चाहिए। उसकी वजह यह है कि इंसान, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा जो है उसकी लर्निंग होती है ट्रैवलिंग से, ज़्यादा लोगों से मिलने से, मुख्तलिफ़ तरह के कल्चर्स देखने से और किताबें पढ़ने से। तो किसी नए शख्स से मिलना एक किताब पढ़ने के मुतरादिफ़ है, किसी एक नए मुल्क में जाना कई किताबें पढ़ने के मुतरादिफ़ है। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे मैं भी अपनी मसरूफ़ियत में से वक्त निकाल रहा हूँ, आपको भी अपनी मसरूफ़ियत में से वक्त निकालना चाहिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। चलें जी यार, ये तो आपने सुन लिया कि 11 फरवरी से ही हमारा ट्रिप शुरू हो रहा है 10 दिन का, और मुझे भी दावत मिली थी, मैंने भी इनसे हामी भरी कि ठीक है मैं आपके साथ चलता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि अगर कुछ और लोग भी होंगे तो बड़ा अच्छा ये ट्रिप हो जाएगा। अच्छा, अब आ जाइए ज़रा बिलावल पर। बिलावल ने कल वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार नामज़द किया गया है। मैंने आज पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों से पूछा, मैंने कहा भाई बिलावल को आपने क्यों वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार बनाया है? उन्होंने कहा तो इसमें क्या बुराई है। मैंने कहा बुराई खुद ज़रदारी साहब ने बताई है, ज़रदारी साहब ने खुद हमें बताया है कि बिलावल अभी इनएक्सपीरियंस्ड है। तो ये ज़रा क्लिप देखें 30 सेकंड का। बिलावल पूरी तरह से ट्रेन नहीं हुआ, उसको भी ट्रेन कर रहे हैं। बिलावल अभी तक ट्रेन नहीं है। अच्छा, He'll take time। मेरा तो ख्याल है कि वो बड़ा ट्रेन है, बड़ा टैलेंटेड है, मुझसे टैलेंटेड है, मुझसे ज़्यादा एजुकेटेड है, ही इज़ बेटर स्पोकन देन मी, मगर एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंस। आजकल की जो यंगर जनरेशन है उनकी अपनी सोच है, वो अगर अपनी सोच का इजहार कर रहे हैं। तो अब ये जो है वो उन्होंने कहा बिलावल साहब के बारे में, ज़रदारी साहब ने चंद दिन पहले उन्होंने कहा कि वो इनएक्सपीरियंस्ड है, वो अंडर ट्रेनिंग है, अभी उनकी ट्रेनिंग हो रही है, एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंस्ड। अब सवाल यह है कि पीपल्स पार्टी ने एक इनएक्सपीरियंस्ड बंदे को क्यों उठाकर अपना वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार बना दिया? अब भाई ट्रेनिंग करें, अभी आप उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। खुद ज़रदारी साहब जो इतने तजर्बाकार और घाघ आदमी हैं वो बता रहे हैं कि उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और आज उनको वज़ीर-ए-आज़म को उम्मीदवार लगा दिया। कैसी दो अमली है, कैसा तज़ाद है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।